प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसकी हमने वैलिडिटी पढ़ी थी गामा रे माइक्रोस्कोप का यूज करके और डाइफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट का यूज करके हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैलिडिटी पढ़ी थी। और आज हम क्या पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं आपके साथ। बैटरी लो हो गई है बच्चों। स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो मैम, विजिबल हो रही है? मैम, तो फटाफट इसकी एप्लीकेशन, एक दो तो एप्लीकेशन होंगी। आज मैं चार्जर भी नहीं लेके आई, भूल गई चार्जर इसका। देखो पहले हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी। टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी कहाँ पर दिखाई देती है आपको? अपने वेव पैकेट पढ़ा था। वेव पैकेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेव होता है। जब वो स्पेस से ट्रेवल करता है तो उसका क्या होता है? स्प्रेड होता है। हम क्या मान के चलते हैं, मान लो वो जो वेव पैकेट है एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो किस रीजन में, उस रीजन में हमने उसका स्प्रेड मान लिया कि जो वेव पैकेट है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक क्या हो जाता है? स्प्रेड होता है। मींस डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस क्या करता है? वो ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी v। तो उस केस में टाइम में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। टाइम किसके इक्वल होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल दो, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी हम मान लेते हैं, जब वो वेव पैकेट एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की। आवाज गूंज रही है? आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? यस मैम। पता नहीं है, खाली रूम है, मुझे लग रहा है ऐसे जैसे आवाज गूंज रही हो। तो टाइम बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं जो वेव पैकेट है वो एक्स एक्सिस में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो टाइम में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी उसकी? डेल्टा एक्स ओवर वी। वी क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है। अब जो उसका मोमेंटम का स्प्रेड होगा, वेव पैकेट की मोमेंटम का स्प्रेड, क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वेव नहीं है, क्या है? ग्रुप ऑफ वेव है। हर एक वेव क्या कर रही है? अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो मोमेंटम में जो स्प्रेड होगा वो किसके इक्वल होगा? अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें, क्या होता है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली एच कट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका? एच कट ओवर डेल्टा पी, ठीक है। ये वैल्यू हम कहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे? इक्वेशन 1.61 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो टाइम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया? डेल्टा टी डेल्टा पी इंटू वी अप्रोक्सीमेट एच कट। अब एनर्जी किसके इक्वल होती है आपकी? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मींस डेल्टा E कैलकुलेट करना है। तो इसको हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू P। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा E को हम क्या लिख सकते हैं? डेल E बाय डेल P इंटू डेल्टा P। चेन रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। डेल्टा E ओवर डेल्टा P इंटू डेल पी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई को, क्योंकि डेल पी से डेल पी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई के इक्वल बचेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब डेल ई बाय डेल पी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करें
विद रिस्पेक्ट टू p क्या आएगा आपके पास 2p डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा p बाय m। p को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। फिर मास से मास कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, वेलोसिटी बचेगा, तो v डेल्टा p हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, यहाँ से हमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा टी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, v से v कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा p से डेल्टा p कैंसिल हो जाएगा, जो किसके इक्वल आएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट एच कट के इक्वल आएगा। तो टाइम और एनर्जी में अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर की होती है, एच कट के ऑर्डर की होती है। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, मोमेंटम और एनर्जी पोजीशन में अनसर्टेनिटी का रिलेशन क्या होता है आपके पास, फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच कट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, एटम का जो साइज होता है वो किस ऑर्डर का होता है, 10 टू द पावर -14 मीटर का होता है इतना। जो रेडियस होती है वो कितने ऑर्डर की होती है, 1 फर्मी के ऑर्डर की होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो वो उस डायमीटर में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी पोजीशन में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायमीटर रहनी चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और वो रेडियस कितनी है न्यूक्लियस की, 10 टू द पावर -14 मीटर। तो यहाँ से हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा पी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच कट ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो उस न्यूक्लियस के डायमीटर में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा, तो जो डेल्टा एक्स है वो किसके ऑर्डर का हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2 इंटू रेडियस कितनी है न्यूक्लियस की, 10 टू द पावर -14 मीटर। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपके पास किस ऑर्डर की आती है, 5.275 इंटू 10 टू द पावर -21 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ठीक है। ये किस में आई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, E = p²/2m। मोमेंटम आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास किसकी इक्वल आती है, 9.7 इंटू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं जब बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब उसी तरह जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या प्रूव करता है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इनकी, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की। अगर वो एनर्जी इसके ऑर्डर की आ जाती है तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर उसके ऑर्डर की नहीं मिलती, उससे कम मिलती है, तो हम बोल देंगे कि ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इनकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटी, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर की होनी चाहिए, उसके न्यूक्लियस के डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि डायमीटर में न्यूक्लियस के अंदर वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे अगर वहां पर है तो, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द रेडियस मींस डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। और मोमेंटम में आप अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर चुके हो इलेक्ट्रॉन के केस में,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनका जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेट सेम होता है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो जो एनर्जी कैलकुलेट की हमने वो कितनी आई आपके पास, 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और अल्फा पार्टिकल क्या आते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन रेस्ट मास। तो उस केस में एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी, 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी एनर्जी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी तो किसके अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी किसके अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो हमने ये पाया कि जो एनर्जी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वो 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या थी, ज्यादा थी। तो इसलिए जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और सिमिलरली जो अल्फा पार्टिकल है उनकी भी जो एनर्जी थी वो 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी। तो इसलिए यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? हेलो, यस मैम। बात समझ में आई बेटा? यहाँ पर हम पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एनर्जी हमारी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अगर वो उतनी एनर्जी पॉजेस करते हैं जब वो न्यूक्लियस से निकलते हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनके पास इस ऑर्डर की एनर्जी नहीं है तो इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती नहीं, तो हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसलिए वो क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। जो बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट थी आफ्टर न्यूक्लियस, वो क्या आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम एनर्जी पॉजेस करता है। ठीक है। तो इस रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कब, इन द फर्स्ट ऑर्बिट। हमने मान लिया कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में तो है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमें उसकी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं पता कि इस पोजीशन के ऊपर होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमने मान ली डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हमने मान ली डेल्टा पी। तो यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा पी किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, यहाँ से एच कैट अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपके पास, डेल्टा टी, वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हमने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रही है, वेव एसोसिएट है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। तो और वो उस ग्रुप ऑफ वेव में क्या है, सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें क्या होगा, वेलोसिटी स्प्रेड होगा, और उनकी जो वेलोसिटी स्पेसिफिक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा वी लिख दिया यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी क्या रहेगी, 1/2 m डेल्टा वी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, इसको हम मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, m स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय m आ गया आपके पास। तो m डेल्टा v पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन गया आपके पास, डेल्टा p बन गया। डेल्टा p का स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो डेल्टा p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। डेल्टा p किसके इक्वल है, h कट ओवर डेल्टा x के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से आपके पास क्या आया, डेल्टा टी किसके अप्रोक्सीमेट आ गया, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास आई काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें हम इलेक्ट्रॉन की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, k q1 q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है। k क्या होता है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q1 Q2 क्या हो जाएंगे आपके, E इंटू ई डिवाइडेड बाय R क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस, वो क्या हम ले रहे हैं, डेल्टा x। अगर हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम लेके चल रहे हैं तो वहां पर k की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो डेल्टा v किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर डेल्टा x।
तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है हम क्या कर रहे हैं, रेडियस फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की। हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मिनिमम एनर्जी रखता है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पढ़ा होगा ना मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन को इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो अब इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है वो मिनिमम एनर्जी पोजेस करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, जब हम डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स को 0 पुट करते हैं, डी बाई डी एक्स को 0 पुट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस जेड ई स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया इसका, और इसको हम क्या कर देंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या रिलेशन आया, डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर ई बाय डी एक्स स्क्वायर, वो क्या आता है आपके पास, पॉजिटिव आता है। यहाँ से हमने देखा तो ये क्वांटिटी क्या आई आपकी, पॉजिटिव आई। तो ये जो इक्वेशन 1.65 है डेल्टा एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मिनिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन की वो किस ऑर्डर की होएगी, पोजीशन बताई ना हमने, ये क्या है, हमने ये क्या निकाली कि मिनिमम एनर्जी पोजेस करता है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ से ये डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाल दी बोहर फर्स्ट ऑर्बिट की, वो किसके इक्वल आई, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर। एच कट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, h अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये सेम एक्सप्रेशन आया जो बोहर फर्स्ट ऑर्बिट का होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस। जिस एनर्जी से न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर इसी एक्सप्रेशन से आपके जो न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियन है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर कंपाइंड है तो उनकी जो रेडियस है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पर ये करेक्शन है, इसको क्या लिखोगे, आर नोट को 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। और जो मीटर में बोलते हैं हम रेडियस, वो कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कंफाइंड है तो उसकी जो रेडियस है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। और मोमेंटम को हम कैलकुलेट करें, मोमेंटम क्या आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच कट। तो डेल्टा पी एक्स क्या आ जाएगा, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ से क्या आ गया, एच कट ओवर आर नोट आ गया आपके पास। तो मोमेंटम किसके इक्वल आ गई आपकी, एच कट अपॉन आर नोट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और जब हम वैल्यू पुट करके रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि आर नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू कितनी आती है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस में बाउंड है तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अपोजिट होनी चाहिए साइन में, तभी वो क्या आएंगे, न्यूक्लियस से बाउंड होंगे। तो ये निकाल दी हमने बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर पोजेस करता है। ठीक है, मीन्स 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम क्या नाम दे देते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है एक पोटेंशियल वेल के अंदर कंफाइंड है, पोटेंशियल वेल के अंदर कंफाइंड है, जिसकी जो डायमेंशन है वो किस ऑर्डर की है, यहाँ पर हमने मान लिया ए की। अगर इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल वेल के अंदर है तो उस पोटेंशियल वेल में वो कहीं पे भी हो सकता है। तो जो अनसर्टेनिटी है उसकी पोजीशन में वो हम मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, डायमीटर की हाफ के इक्वल है। हमने मान लिया a/2। इसको आप ये भी मान सकते हो, यहाँ से आप जो पोटेंशियल वेल है एक ए भी ले सकते हैं हम, यहाँ से अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ए भी ले सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल वेल के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, तो उसके डायमीटर के इक्वल मान सकते हैं हम। यहाँ पर डेल्टा एक्स को हम यहाँ पर ए भी ले चल सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम अप्लाई करें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच कट होता है। ठीक है, यहाँ पर इसने एच कट बाय 2 ले रखा है, तो आप एच कट भी ले सकते हो। ठीक है, तो उस रिलेशन से आप कैलकुलेट करोगे। मान लिया मैंने एच कट ले लिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, क्योंकि हम यही रिलेशन फॉलो करते आ रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेट एच कट। ठीक है, अब डेल्टा एक्स हम ए लेके चल रहे हैं तो डेल्टा पी एक्स क्या आ जाएगा, एच कट बाय ए, वही रिलेशन आ गया ना आपका। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि यहाँ पर एच कट बाय 2 ले रखा है, आप एच कट भी ले सकते हो। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पोटेंशियल वेल के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, तो उसकी जो पोटेंशियल वेल है उसका डायमीटर हमने मान लिया ए, तो वो इलेक्ट्रॉन उस डायमीटर में कहीं पर भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी हो जाएगी उसकी, ए के इक्वल हो जाएगी। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी उसकी, एच कट बाय ए के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। मैं बेटा यहाँ से क्या कह रही हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच कट बाय 2 के इक्वल ले रखा है। आप यहाँ पर सिंपली एच कट भी ले सकते हो, और जो डायमेंशन है इसने a/2 ले रखी है, हम क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल वेल की डायमेंशन है a, उस डायमीटर में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी बनी रहेगी उसकी, a की बनी रहेगी। तो डेल्टा पी एक्स क्या आ जाएगा आपका, एच कट बाय ए आ जाएगा, वहां से सीधा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल वेल के अंदर है तो उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी बनी रहेगी, डेल्टा पी एक्स, वो किसके ऑर्डर की बनी रहेगी, एच कट बाय ए के। यहाँ पर पी सबस्क्रिप्ट में हम एक्स लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जो पोटेंशियल वेल है वो हमने अलोंग एक्स एक्सिस माना है। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m। पी अगर इलेक्ट्रॉन वेल के अंदर है तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो कितनी बनी रहेगी, एच कट बाय ए की बनी रहेगी। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एच कट डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पोजेस करता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है टेम्परेचर को हम 0 कर दें तब भी उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, और वो कितनी होती है, एच कट डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मैम इसमें कट का भी स्क्वायर होना चाहिए फिर तो, किसका, एच कट का। हाँ यहाँ से करेक्शन कर लेना बेटा, एच कट स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये करेक्शन है इसके अंदर। यस मैम। अब आता है एक्यूरेट लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्यूरेट लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक्साइटेड स्टेट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है आफ्टर लूजिंग द एनर्जी। ये पता है आपको? कोई भी एक्साइटेड एटम है, एक्साइटेड एटम एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है आफ्टर लूजिंग एनर्जी।
तो यहाँ पर हम वो जो एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 10⁻⁻8 सेकंड का होता है। तो अगर हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें एनर्जी के अंदर वो क्या होती है आपके पास h कट ओवर डेल्टा टी 2 डेल्टा टी के इक्वल होती है। यहाँ पर ये देखो कि आप h कट भी ले सकते हो और h कट बाय 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर h कट बाय 2 ले रखा है तो डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आपकी कितने ऑर्डर की बनी रहेगी h कट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा t। अब टाइम पीरियड कितना है उसका एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड का। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और h कट की वैल्यू क्या होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इतनी होती है। तो डेल्टा ई आपके पास आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻27 जूल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू होती है ना आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की h कट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे h डिवाइडेड बाय 2 पाई, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ई आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अनसर्टेन, जो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी अनसर्टेन रहेगी क्योंकि एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। ई इज इक्वल टू क्या होता है h म्यू होता है। तो अगर एनर्जी में अनसर्टेनिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी रहेगी और फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी क्या बनी रहेगी आपकी, हमारे पास रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एच म्यू हो जाएगा। यहाँ से H तो क्या होता है कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी क्या बनी रहेगी डेल्टा E बाय H को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर ये H कट लिख रखा है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे H लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी करेक्शन है आपके डेल्टा E बाय H आएगा। यहाँ पर डेल्टा E आप कैलकुलेट कर चुके हो और डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻34। तो यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो कितनी आती है 0.8 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज की इक्वल आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो वो क्या करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बीच लाई करती है न्यू माइनस डेल्टा न्यू एंड न्यू प्लस डेल्टा न्यू के इक्वल इतनी होती है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यस मैम। ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसमें डाउट है कोई आपको? एप्लीकेशन समझ में आ गई? हेलो, यस मैम आ गई। आ गई? आप मेरे पास मैसेज कर देना अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट करवा दूंगी वो। ठीक है, ओके मैम। हाँ अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा, फर्स्ट यूनिट छोटी सी है। ठीक है, फिर जब आप ऑफलाइन क्लासेस लोगे तब आपका टेस्ट होएगा इस यूनिट का। ठीक है, ओके चलो अभी मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम।